हकीकत यह है कि भारत अब भी अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल रशिया से ही खरीदता रहा है और इसका जिक्र एक दूसरी रिपोर्ट में भी किया गया है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने जारी की है और इसके मुताबिक सितंबर महीने में रशिया ने अपना 47% कच्चा तेल चाइना को निर्यात किया, 38% कच्चा तेल भारत को निर्यात किया, 6% तुर्की को किया और 6% कच्चा तेल ही यूरोपीय यूनियन को भी निर्यात किया। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मार्च महीने में भारत ने रशिया से 45,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल, नेचुरल गैस, कोयला खरीदा, जबकि सितंबर महीने में हमने 36,885 करोड़ रुपए का आयात किया। ये आंकड़े कम जरूर हुए हैं, लेकिन इसकी बड़ी वजह यह है कि रशिया ने कच्चे तेल पर डिस्काउंट को कम कर दिया है और अब तक भारत रशिया से ज्यादा कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा था क्योंकि हमें ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन जब से ये डिस्काउंट कम हुआ तब से भारत ही नहीं बल्कि चाइना का भी आयात कम हुआ है। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका में एक बार नहीं बल्कि कई बार राष्ट्रपति ट्रंप पर यह आरोप लग चुके हैं कि वो गलत दावे करते हैं, झूठी जानकारियां फैलाते हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि अमेरिका का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, जिन पर इस देश में कई लोगों को विश्वास है, ये तमाम अखबार अपनी रिपोर्ट में ये लिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है? अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के 4 सालों में 30,573 झूठ बोले थे। पहले कार्यकाल में 30,573 झूठ। और इस रिपोर्ट की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हाल ही में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था और द गार्डियन के मुताबिक इस भाषण में भी राष्ट्रपति ट्रंप के 5 दावे गलत निकले और उनके भाषण को द गार्डियन ने गुमराह करने वाला बताया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी एंट्री हो गई है और पहले दिन दानापुर और सहरसा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही जनसभाओं में उनके भाषण की लाइन और लेंथ ऐसी थी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बिहार में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिलाने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भगवान श्री राम से की और ये कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार को भगवान श्री राम और माता सीता जी की साझी विरासत जोड़ती है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि जैसे आज अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं, ठीक वैसे ही बिहार में 900 करोड़ रुपए की लागत से मां जानकी का मंदिर बन रहा है। इसी भाषण में उन्होंने विकास बनाम बुर्के का मुद्दा उठाया और ये कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने एक नया शगुफा छोड़ा है और विपक्ष को विकास नहीं बल्कि बुर्का चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विपक्षी दल मतदान केंद्रों पर फर्जी पोलिंग कराना चाहते हैं, इसीलिए वो बुर्के में मुस्लिम महिलाओं के वोट डालने की मांग कर रहे हैं। और आखिर में उन्होंने बिना नाम लिए माफिया अतीक अहमद का भी जिक्र कर डाला और यह कहा कि उनकी सरकार ने अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोजर चलवाया और वहां गरीबों के लिए मुफ्त मकान बनाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और वो जहां भी जाते हैं वहां उनके चुनाव प्रचार में भाषणों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और बिहार में भी यही हो रहा है। बड़ी बात यह है कि बिहार में बीजेपी को योगी फैक्टर से काफी उम्मीदें हैं। बिहार में हिंदुओं की आबादी लगभग 82% है, जबकि मुस्लिम आबादी 17.7, लगभग 18% मान लीजिए, और बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है। लेकिन यहां बड़ा पॉइंट यह है कि बिहार में 82% हिंदू होते हुए भी हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा प्रभावी नहीं रहता। और कारण क्या है इसका? कारण है बिहार में जातिगत राजनीति काफी हावी रहती है। इस जातिगत राजनीति के कारण ही बिहार में उम्मीदवारों की जातियों को खूब महत्व दिया जाता है। और अब तो आपने देखा ही होगा तमाम राजनीतिक पार्टियां, और जिसमें सबसे आगे जनसुराज की प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो कि उम्मीदवारों के साथ ये भी लिखते हैं कि कौन सी जाति से कितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बिहार में एक अलग पॉलिटिक्स है, उम्मीदवारों की जातियों को खास महत्व दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं। लेकिन अब बीजेपी योगी फैक्टर की मदद से जातियों में बटे बिहार के ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है और बीजेपी को काफी उम्मीद है कि बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट वैसा ही रहेगा जैसे पिछले चुनाव में रहा। 2020 की बात कर रहे हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जितनी भी सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, उनमें से 67%
जो सीटें हैं उन पर बीजेपी को जीत मिली होती है। हमारे देश में खास वर्ग ऐसा है जो प्राचीन मंदिरों के निर्माण को लेकर कई सवाल उठाता है। कई लोग इन मंदिरों से जुड़ी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं, विश्वास नहीं करते। लेकिन आज हम आपको आईआईटी रुड़की की एक नई स्टडी के बारे में बताना चाहते हैं जो ये कहती है कि भगवान शिव को समर्पित 8 प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जो देशांतर रेखा के खास कोण पर सीधी रेखा में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा का नाम दिया है और यह भी कहा है कि इन मंदिरों के स्थान को सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि भौगोलिक और पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। और इस स्टडी को स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने खुद प्रमाणित किया, उसको चेक किया और फिर खुद प्रमाणित किया है। इसके मुताबिक ये शिव शक्ति अक्ष रेखा जिन इलाकों से गुजरती है वो इलाके पानी, कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से सबसे समृद्ध हैं, उपजाऊ हैं। इनमें भी उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर हाइड्रो पावर के लिए उपयुक्त क्षेत्रों में है, जबकि तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर सौर और पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त इलाकों में है। इसका मतलब ये हुआ कि इन मंदिरों का निर्माण केवल आस्था के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की गहरी समझ और योजना के साथ किया गया था। आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनावों में बीजेपी फैजाबाद सीट से चुनाव हार गई थी तब विपक्षी दलों ने दावा किया था कि देश के लोगों ने अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में आना बंद कर दिया है और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब बहुत कम हो गई है। लेकिन आज ही नए आंकड़े आए हैं जो ये बताते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर ने भीड़ के मामले में मुगलों द्वारा बनाए गए ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है और अब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। साल 2024 में 16 करोड़ 44 लाख लोग अयोध्या के राम मंदिर में आए थे, लेकिन इस साल जनवरी से सितंबर महीने के बीच 22 करोड़ 41 लाख श्रद्धालु राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अयोध्या का राम मंदिर दुनिया का पहला ऐसा धार्मिक स्थल बन गया है जहां 9 महीनों में 22 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। ये वेटिकन सिटी में एक साल में आने वाले लोगों के मुकाबले 22 गुना ज्यादा है, जबकि इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का में आने वाले लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। जो लोग ये कहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने की बजाय लोगों को नौकरियां और रोजगार देना चाहिए, ऐसे लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि भगवान राम का मंदिर बनने से अयोध्या में जीएसटी कलेक्शन 2024 की तुलना में 161% बढ़ गया है और करोड़ों श्रद्धालुओं के आने से लोगों को खूब रोजगार मिल रहा है। अब बहुत से युवाओं को लगता है कि टीवी विज्ञापनों में दिखने वाले खूबसूरत ब्रांडेड प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें भाई कूल है, बहुत ही पौष्टिक होती है और घर का खाना अनकूल। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चों या युवाओं को घर का ताजा खाना खाने के लिए कहा जाए या पैक करके ले जाने के लिए कहा जाता है तो वो इससे बचते हैं। भाई टिफिन ले लो, घर का खाना ले लो, कॉलेज में खा लेना, स्कूल में खा लेना, नहीं, कैंटीन से कुछ भी तला भुना हुआ खा लिया। लेकिन सच ये है कि घर में बना ताजा भोजन भूख मिटाने के साथ साथ शरीर को सही मात्रा में पौष्टिकता देता है और यही आज हम बताना चाहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। आमतौर पर एक संतुलित थाली में 10 से 35% तक प्रोटीन, 65% कार्बोहाइड्रेट, 20 से 35% तक वसा होना चाहिए। और यही नहीं, भोजन में अलग अलग विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन से भरपूर ताजी सब्जियां भी होनी चाहिए। पढ़कर देखिए ये मिनरल्स जो हैं ये आपके लिए कितने जरूरी हैं और आपके जानकर हैरानी होगी आपको कि एक शुद्ध भारतीय संतुलित थाली में ये सभी चीजें शामिल होती हैं। आमतौर पर घर में बनाई गई जो संतुलित भारतीय थाली है उसमें क्या क्या होता है? आपको हरी सब्जियां मिलती हैं, आप नाक सिकोड़ने लगी अभी टीवी पे ही सुन के, लेकिन समझिए इसमें दाल, रोटी, चावल, दही, छाछ, सलाद, सैलेड सब कुछ मौजूद होता है।